फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोग वर्ण विचार पढ़े हैं। ठीक है, वर्ण विचार में हम लोग उसके बारे में पढ़े और उसमें कितने प्रकार होते हैं वर्ण विचार के। तो 2 प्रकार होते हैं। एक बार हम क्लास को रिवीजन कर दे रहे हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो वर्ण विचार पढ़े हम लोग, व्याकरण का शुरुआती जो होता है बेसिक, उसके बारे में हम जाने और वहां से हम लोग शुरुआत किए हैं कि वर्णमाला। वर्णमाला में वर्ण विचार भी कह सकते हैं उसको, वर्णमाला भी कह सकते हैं। उसके अंतर्गत आता है आपका वर्ण विचार के अंतर्गत या वर्णमाला के अंतर्गत स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, 2 आते हैं। स्वर वर्ण के बारे में हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट हम बता चुके हैं क्लास में। और स्वर वर्ण के बाद हम व्यंजन वर्ण के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, बकायदा हम लिखे भी थे, समझाए भी थे, पूरा विस्तार से हम लोग पढ़े हैं। और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बाद हम लोग उसके अंतर्गत जो आते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, उसके बारे में चर्चाएं हुई। तो हमारा जो है व्याकरण, हिंदी व्याकरण का जो पीछे 2-3 क्लासें हुई हैं उसमें हम लोग पूरा डिटेल में विस्तार में पढ़ चुके हैं। उसका जो भी पढ़े हैं टॉपिक उसका हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रैक्टिस में क्वेश्चन जो हर साल उठे हैं, हर एक एग्जाम में लगभग, मैं बता रही हूँ कि यूपी का हो पीसीएस या बिहार का पीसीएस हो या फिर उत्तराखंड का हो, अदर स्टेट में जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं खास करके, ये हिंदी का जो प्रैक्टिस आज होगा ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कोई बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है मेरा, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, हर एक एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। ये हम सोचे क्यों ना इसका एक बार अच्छे से प्रयास कर लिया जाए, प्रैक्टिस कर लिया जाए, जानने का जो भी चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ का और किस लैंग्वेज में किस तरह से पूछा है। देखिए, हिंदी एक फैक्ट होता है, ठीक है, एग्जैक्ट उसका आंसर होता है, उसमें कोई अपडेट नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। तो हिंदी में जो क्वेश्चन उठेगा लगभग, देखिए वर्णमाला से जितना क्वेश्चन पूछा जाता है घूम फिर के उसी में से क्वेश्चन पूछेगा, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, आंसर तो वही होगा। क्योंकि व्यंजन पूछ दिया कितने प्रकार के होते हैं, स्वर पूछ दिया कितने प्रकार के होते हैं, वो तो एग्जैक्ट है, वो फैक्ट है, उसमें तो कोई अपडेट होता नहीं है कि हर साल क्वेश्चन में ये अपडेट हुआ है तो ये बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फायदा हिंदी का यही होता है कि जो भी चीजें हैं पहले की वो सब यहाँ पे फैक्ट एग्जैक्ट होता है, एकदम आंसर। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लिखे यहाँ पे जो कि हर साल विगत वर्षों में पूछा गया है, उसका सब हम यहाँ पे हर एक टॉपिक। सबसे खास बात इस क्लास का ये है कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका, उस टॉपिक के पूरा होने के बाद उसी से संबंधित, उसी से कितने क्वेश्चन उठे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले समय में, उसका यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वर्णमाला का। देखिए, परिभाषा एवं परिचय। ठीक है, उसके अंतर्गत कितने क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर बने हैं विगत वर्षों में, यूपी पीसीएस में हो या बिहार पीसीएस में हो, अदर स्टेट के सभी पीसीएस के एग्जाम्स में हो, इस क्लास में उसका चर्चा किया जाएगा। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है अभी तक का। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वर्णमाला में वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन हमारा ए है, ऑप्शन नंबर क में शब्द के समूह को, ऑप्शन नंबर ख है वर्णों के संकलन को, ऑप्शन नंबर ग है, दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर ग में शब्द गणना को, ऑप्शन नंबर घ वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इन 4 ऑप्शन में से आप लोग बताइए देखिए कि इस वर्णमाला किसे कहते हैं। इस प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आप लोग 3-4 सेकंड का टाइम मैं दे रही हूँ, आप लोग देख के बताइए कि इसमें कौन सा 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। वर्णमाला हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं खास करके। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप इन चारों ऑप्शन में से एक बार एनालिसिस करके देखिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन ये है, शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इन चारों में से वर्णमाला किसे कहते हैं। टाइम है, आप लोग ऑप्शन चारों देख के एक बार अच्छे से एनालिसिस करके बताइए कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, हम 3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से देख के बताइए कि कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग। आइए देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर दे दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। आइए हम यहाँ देखते हैं, बढ़िया देखते हैं कि 4 ऑप्शन में क्या दिया है वर्णमाला से संबंधित।
तो वर्णमाला किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन में दिया शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं, या फिर वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं, शब्द गणना को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो शब्दों के समूह को वर्णमाला तो नहीं कहेंगे, क्योंकि शब्द जो है ये वर्णमाला किसे कहते हैं प्रश्न है, तो शब्द समूह को वर्णमाला नहीं कहते हैं, क्योंकि हम जिस ध्वनि का उच्चारण करते हैं, जिस भाषा का उच्चारण करते हैं, वो स्वर से ही उच्चरित होता है। तो स्वर कैसे बनता है? वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और वर्णों के समूह को अक्षरों के समूह से ही बना हुआ आपका शब्द होता है। तो शब्द तो सेकेंड स्टेप पे आएगा, इसलिए ये नहीं होगा। अब आइए देखते हैं, वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं, नहीं इसे भी नहीं कहते हैं। अब आते हैं ग ऑप्शन पे, शब्द गणना को, गणना से तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ, तो ये ऑप्शन ऐसे भी कट जाएगा। यहाँ देखिए एक शब्द आता है व्यवस्थित, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ देखिए कितना अच्छे से लिखा गया है, बताया गया है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, ये लाइन को आप लोग रीड करिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ख सही होगा। और आइए देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसका आंसर घ वाला सही है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। और इससे आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा है आपका टीजीटी में पूछा है, ठीक है। टीजीटी में हिंदी का सब्जेक्ट व्याकरण है, तो हिंदी में ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं अक्सर। टीजीटी में भी पूछ सकता है, एलटी में पूछ सकता है, और ये टीजीटी परीक्षा में 2009 में पूछा है, ठीक है। ये 2009 में पूछा है, ये क्वेश्चन बन सकता है आयोग में, क्योंकि आयोग एलटी शिक्षा विभाग से संबंधित एलटी ग्रेड का भी एग्जाम होता है, ठीक है। बीओ का भी होता है, जो आयोग ही करवाता है, आपका बीएड के बेस पे होता है, आप लोगों को पता होगा। तो जब टीजीटी में ये क्वेश्चन 2009 में उठ सकता है, पूछा जा सकता है, तो क्यों ना ये एलटी ग्रेड में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। उस चीज को हम सोच करके यहाँ पे ये क्वेश्चन रखे हैं, ताकि आप लोगों को ये चीज पहले से पता रहे कि ये क्वेश्चन आधार है वर्णमाला का, ठीक है, वर्णमाला का आधार है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको स्टेटमेंट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। देखिए टीजीटी में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि ये शिक्षा से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित एलटी ग्रेड में पूछे, बीईओ में पूछ सकता है, जो कि बीएड के बेस पे आयोग ही करवाता है वो एग्जाम। 2009 में यहाँ ये टीजीटी में पूछा गया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन में ये चीज ध्यान दीजिएगा, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, ठीक है। समुदाय मतलब होता है शामिल होना, समूह में होना। तो वर्ण का एक समूह है, उसे क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय या समूह को क्या कहते हैं? आइए देखते हैं क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर क है आपके पास, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन को, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, या सर्वनाम कहते हैं, या अक्षर कहते हैं, या क्रिया कहते हैं। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आप लोग एक बार अपने से एनालिसिस करके बताइए इस क्वेश्चन को कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन रखा गया, 3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपके पास है। अब 3 सेकंड में आप लोग बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, अक्षर कहते हैं, या क्रिया कहते हैं? देख के बताइए 3 सेकंड में आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख लिए होंगे ऑप्शन। अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। वर्णमाला से संबंधित ये क्वेश्चन भी है, तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। आइए देखते हैं क्या है इसमें। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? क्वेश्चन हमारा यही है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन दिया है आपके सामने 4। ऑप्शन नंबर क में है वर्णमाला कहते हैं वर्णों के समुदाय को, या सर्वनाम कहते हैं, अक्षर कहते हैं, या क्रिया कहते हैं। तो इसमें सर्वनाम से तो कोई मतलब ही नहीं है। पहली बात, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये आगे चल के आप लोगों को बताया जाएगा। सर्वनाम से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम वर्णमाला पढ़े हैं टॉपिक, ठीक है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से बता रही हूँ, आप लोग रिकॉल करिए, पिछले क्लास में वर्णमाला पढ़ा गया है। तो वर्णमाला से संबंधित अगर प्रश्न पूछा है तो यहाँ तो सर्वनाम से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आया आपका क्रिया, ये भी नहीं है, क्रिया से भी कोई यहाँ मतलब है ही नहीं।
दूर दूर तक कोई नाता नहीं है वर्णमाला के समुदाय को क्या कहते हैं। आपका एक वर्णमाला बचा और एक आपका अक्षर बचा। अब इन दोनों में आप लोग रिलेट करके बताइए। देखिए क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, हम इस पे थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं। 2 मिनट का टाइम लेंगे आप लोगों से। क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, खास करके आयोग के जब एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन डील करने का तरीका क्या है, मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग इस चीज को पकड़ पाए। तो ये क्वेश्चन डील करने का पहले तरीका हम बता रहे हैं आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया आयोग ने कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। अब आप लोग वहीं पे गड़बड़ा जाएंगे कि समुदाय दे दिया सब, ये तो बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दे दिया कि समुदाय, अब समुदाय के बारे में आप लोग लगेंगे सोचने कि समुदाय क्या दे दिया, इसमें वर्णमाला पढ़े हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया तो वर्णमाला, देखिए वर्णमाला दे दिया। अभी 4 ऑप्शन आपके पास दिया है, ठीक है। दूर दूर तक ये सर्वनाम और क्रिया से संबंधित कुछ ऐसा है ही नहीं। सर्वनाम क्रिया तो एम ही कट जाएगा, है ही नहीं। ये कट गया सर्वनाम आपका, ये कट गया क्रिया, क्योंकि हम वर्णमाला से संबंधित चीजों को जान रहे हैं। अब बचा आपके पास 2 ऑप्शन, ठीक है, क और ग। क और ग ये दोनों तो ऐसे ही कट गए, ऑप्शन होगा नहीं। आपको 2 ही ऑप्शन में चूज करना है और इस चीज को बड़े बारीकी से देखना है कि ये दोनों में से कौन सा 50-50 का बन रहा है मामला, तो कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो सकता है। वर्णों से संबंधित हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछा है। तो अक्षर जो है, अक्षर को हम क्या कहते हैं, अक्षर और वर्णमाला में हम अंतर कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखिए, वर्णों के समुदाय को ही अक्षर कहेंगे हम लोग, ठीक है। वर्णों के समुदाय को अक्षर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर आप लोग फिर से बताइए। 2 सेकंड का दे रहे हैं, 50-50 का यहाँ पे मामला बन रहा है। 50-50 का बन रहा है कि ये सही होगा या ये सही होगा। अब आप लोग 2 सेकंड का टाइम दीजिए और बताइए कि कौन सा अब सही हो सकता है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो हल काट दिए ऐसे ही। अब 2 बचा है, उसमें आप लोग बताइए कि कौन सा सही होगा। देखिए बताइए, 2 सेकंड में आप लोग बताइए पहले। ठीक है, आइए देखते हैं। अब ये 2 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, इसको हम लोग एक अच्छे से विश्लेषण करके देखते हैं। देखिए, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अक्षर से यहाँ मतलब नहीं है, वहां वर्णमाला, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा, ऑप्शन नंबर का, ठीक है। आप लोग इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं 2 ऑप्शन में से, क्योंकि वर्ण जो है, वर्ण हमारी उच्चारण करने का जो भाषा है, भाषा का उच्चारण जो करते हैं हम लोग, वर्ण जो सबसे छोटी इकाई है उसको कहते हैं, ठीक है। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। वर्ण के समूह से या समुदाय से ही वर्णमाला बना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन। अब आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है क्या। ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि हिंदी की वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के हैं, कितने वर्ण हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं या वर्ण है मतलब कितने हैं, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना। आइए 4 ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन नंबर क में दिया है 50, हिंदी वर्णमाला में वर्ण 50 है। ऑप्शन नंबर ख में 52 वर्ण है। ऑप्शन नंबर ग में 54 वर्ण है। ऑप्शन नंबर घ में 55 वर्ण है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। आप लोग एक बार 3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप लोग एक बार देख के बताइए कि कितने वर्णमाला में वर्ण है, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। आप देख लिए होंगे, ये क्वेश्चन तीसरा है। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, वर्णों की संख्या पूछा गया है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन 4 हमारे सामने है और आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर क में दिया है 50 है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण 50 है, या फिर 52 है, या फिर 54 है, या फिर 55 वर्ण है। कितने हैं, अब आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। हिंदी वर्णमाला में मैं बताती हूँ, हिंदी वर्णमाला में हमारे वर्ण 52 है, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये फैक्ट है, इसमें बदलाव नहीं होता है, ठीक है।
इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये शुरू से चली जा रही चीजें, ये 52 है तो 52 ही है। अब इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, इसको डिवाइड किया गया है। मूल स्वर में मूल स्वर कितने हैं, अयोगवाह कितने हैं, देखते रहिएगा। ये जो 52 है, 52 को भी हम तोड़ के बता रहे हैं कि कितना कितना कौन सा है। तो इसमें देखिए एक बार, मूलतः 52 हम लोगों का वर्ण है, जिसमें मूल स्वर, अयोगवाह और मूल व्यंजन भी है, ठीक है। इन सब का मिला के ये 52 हुआ है, ठीक है। अब इसको आप लोग अलग अलग अगर याद रखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ आप कैसे इसको 52 पूरा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मूल स्वर हम लोगों का, आप लोगों को पता होगा, मूल स्वर 11 है, मूल स्वर 11 है। अयोगवाह जैसे आप लोगों का है, तो अयोगवाह के अंतर्गत आपका आएगा 2, ठीक है, 2 आएगा अयोगवाह में। अयोगवाह में आपका वही आएगा अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है, विसर्ग, ये अयोगवाह में आएगा, अनुस्वार और विसर्ग, ये 2 है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, इतना क्लियर हुआ आप लोगों का। अब जो मूल व्यंजन है, ये मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है, ठीक है। और 33 में आपका 25 जो है स्पर्शी हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, स्पर्शी हो गया। 25 आपका मूल व्यंजन में, 25 तो आपका स्पर्शी हो गया, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन हो गया। 4 आपका अंतस्थ हो गया, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, ठीक है। और यहाँ पे उष्म व्यंजन जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उष्म व्यंजन जो है उसकी संख्या 4 है, ठीक है। तो 25 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 4 9 29, 4 ये 33 हो गया ना। आप लोग इसको जोड़ लीजिए ना, दिखाई दे रहा है ना, 25 + 4 + 4, देखिए आप स्पर्शी जो है वो 25 है, और आपका अंतस्थ व्यंजन जो है वो 4 है, प्लस आपका उष्म व्यंजन जो है वो भी 4 है, ये मिलकर के आपका 33 हो गया, ठीक है। अब ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये अगर पूछ दिया क्वेश्चन में आयोग हिंदी वर्णमाला में वर्ण की संख्या पूछ दिया, वर्ण कितने हैं, अगर क्वेश्चन ऐसे उठा और 4 ऑप्शन दे दिया आपको, तो आप इसको इस तरह से पढ़ लीजिए, ऐसे बारीकी से पूरा, कि एक एक चीज आपको याद रहे। मूल स्वर कितने हैं आपके, तो मूल स्वर 11 है। अयोगवाह कितने हैं, तो 2 है, जो कि दिखाई दे रहा है क्या, अनुस्वार और विसर्ग अच्छे से, कि मैं फिर से लिखूं, ठीक है, मैं फिर से लिख दे रही हूँ क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं फिर से लिख दे रही हूँ। देखिए अयोगवाह 2 प्रकार के हैं, ठीक है। एक आपका अनुस्वार हो गया, सॉरी मैं फिर से लिख दे रही, अनुस्वार, और दूसरा आपका हो गया विसर्ग। अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो अनुस्वार और विसर्ग में, विसर्ग को पहचानने का ये तरीका होता है, ठीक है, ये सिंबल है। जैसे उदाहरण के तौर पे भी हम लगे हाथ बता दे रहे हैं, अतः अगर लिखना है और ये 2 बिंदु जो है, इससे पहचाना जाएगा कि अतः। विसर्ग का हमेशा उच्चारण ह से होता है, ठीक है, हम पूरा शब्द ऐसे पढ़ेंगे, अतः, ह जरूर उच्चरित होना चाहिए शब्द के बाद। इसकी एक खासियत और है विसर्ग की, तो ये शब्द के बाद में ही लगता है, ठीक है, अतः। और अनुस्वार से हम लोग, अनुस्वार को हम लोग समझेंगे कि अनुस्वार का जो सिंबल होता है पहचानने का, वो ये होता है, ठीक है, ये होता है। इसका आधा म उच्चारण होता है, इसका उच्चारण हम लोग आधा म में करते हैं, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इसका उच्चारण आधा म, हलंत के साथ हमेशा शुद्ध लिखना है तो हलंत के साथ ही होगा। अनुस्वार को हम लोग ऐसे समझेंगे, तो अनुस्वार और विसर्ग दोनों अयोगवाह में आएंगे, ठीक है। 25 आपका सॉरी मूल स्वर जो है 11 हो गया, अयोगवाह आपका 2 हो गया, जिसमें अनुस्वार और विसर्ग हो गया, और व्यंजन जो है आपका 33 है, ठीक है। 33 में आपका 25 स्पर्शी व्यंजन हो गया, और अंतस्थ 4 हो गया, उसमें व्यंजन आपका 4 हो गया। अभी यहाँ जगह नहीं, मैं यहाँ आप लोग नोट कर चुके होंगे तो मैं मिटा सकती हूँ क्योंकि और कुछ समझाना है मुझे, ठीक है। अभी देखिए आपका यहाँ पे
अभी नीचे मैं बता रही हूँ कि 52 वर्णमाला है। 52 वर्णमाला में से आपका 52 वर्णमाला में से आपका स्पर्शी व्यंजन हो गया 25, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन हो गया। आपका अंतस्थ व्यंजन 4 हो गया। एक बार इसको मैं समझा दूं, अंतस्थ व्यंजन आपका 4 हो गया और आपका ऊष्म व्यंजन जो है वो 4 हो गया, ठीक है। अब ये जो आपका अयोग अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन जो है ये तो हम बता दिए हैं। अब आइए देखते हैं स्पर्शी व्यंजन में जो क वर्ग होता है। मान लीजिए 5 वर्ग हैं जो कि स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, क च ट त प, ठीक है, ये 5 वर्ग हैं। इससे आप लोग समझ जाइएगा। पिछले क्लास में हम पूरा डिटेल में बताए हुए हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का, ठीक है। मूल हमारा उद्देश्य है कि हम जो वर्णमाला से संबंधित जितने प्रश्न उठे हैं पिछले समय में उसके बारे में फिलहाल जानते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे कि पिछले क्लास में हम पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं इसको, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम बस प्रैक्टिस करवा दें और मोटी मोटा जो चीजें हैं उसको बता दें यहाँ पे, ताकि आप लोग रिकॉल कर लीजिए। आइए देखते हैं 5 वर्ग क च ट त प ये स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इतना आप लोग जानते रहिए और बाकी पिछले क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप पिछले क्लास में जाके देखेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। 2-3-4 क्लासें होंगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया आंसर, सही आंसर ये 52, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख सही है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि हमारा आज का टारगेट है कि हम 7 से 10 क्वेश्चन आज हल करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में, मैं मिटा दे रही हूँ, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आइए देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पीजीटी में पूछा हुआ है, ठीक है। मैं एक बार बता दूं, ये पीजीटी में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है पीजीटी में पूछा गया है और ये पूछा किस वर्ष है, यूपी 80 में भी पूछा है, 2016 में यूपी 80 इसमें भी पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए 2-3 एग्जाम्स में भी पूछ चुके हैं सर, तो अभी आगे पूछने की भी संभावना है, ठीक है। ये 2016 में पूछा गया है और ये 2005 में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो संभावनाएं हम व्यक्त कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हो सकता है शिक्षा संबंधित या फिर आयोग से संबंधित किसी भी प्रश्न, किसी भी एग्जाम में पूछने का ज्यादा संभावना है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है। ऑप्शन नंबर क में दिया है 32। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या 32 है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ख में 34 है, ऑप्शन नंबर घ में 33 है, ऑप्शन नंबर ख में 36 है। 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। आप लोग 3 सेकंड का टाइम लेके देखिए और बताइए कि इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। और ये भी बताइएगा कि 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि पिछली क्लास में हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो 2 क्वेश्चन को तो आप लोग हमेशा खारिज कर सकते हैं, ऐसे एकदम से नहीं होगा। बची बात 2 क्वेश्चन में, तो 2 में 50-50 का मामला बनता है। तो आप लोग उस चीज को देख के बताइए कि 2 में से कौन सा एग्जैक्ट सही हो सकता है। 3 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप लोग क्वेश्चन देखिए और बताइए कि कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन का ऑप्शन। क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे, सामने दिख रहा होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग बताइए क्वेश्चन डील कैसे करते हैं, ये हम ऊपर बता चुके हैं, फिर हम बताएंगे। फिलहाल आप लोग को देखिए कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन, यही मेन क्वेश्चन का पूछने का यही इसका मेन है कि आप व्यंजन को एक बार मार्क कर लीजिएगा कि पूरे क्वेश्चन का एक कीवर्ड क्या है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या क्या है, मेन यही है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अभी पहले और दूसरे क्वेश्चन में भी चर्चा कर चुके हैं हम कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है।
तो व्यंजनों की संख्या आप लोग बताइए एक बार, अभी बताए हैं हम, आप लोग व्यंजनों की संख्या बताइए। आइए, बहुत सही, व्यंजनों की संख्या 33 है, दिखाई दे रहा है ना, व्यंजनों की संख्या 33 है। अब व्यंजनों की संख्या अगर हिंदी वर्णमाला में 33 है तो ये 33 बने कैसे हैं, आइए उसको फिर एक बार देख लेते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है, 33 में से आप लोग, ठीक है, ये व्यंजनों की संख्या 33 है, ऑप्शन नंबर हमारा ग सही है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या 33, ऑप्शन नंबर ग सही है हम लोगों का। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या, ठीक है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन आप पढ़ चुके, आपके सामने ऑप्शन है 4। आप लोग ऐसा सोचिए कि आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो क्वेश्चन पढ़िए, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है 25, ऑप्शन नंबर ख में है आपका 30, ऑप्शन नंबर ग में 20, ऑप्शन नंबर घ में है आपका 35। ये 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन आपके सामने है और 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप देख के बताइए कि इन चारों में कौन सा आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, एक बार देख लीजिए अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी सोचने के लिए, क्योंकि पिछले क्लास में मैं पूरा डिटेल में पढ़ाई हूँ, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन में हम समय नहीं लेंगे। मुश्किल से 3 से 5 सेकंड में ये क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन है और अच्छे से मैं विस्तारित रूप से पढ़ा चुकी हूँ, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रहे, बच्चों की क्लास नहीं है, आप लोग इस चीज को अच्छे से थोड़ा सिंसियरिटी से समझिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, फैक्ट है, और ये हमेशा आप लोगों को याद रखना चाहिए, आपकी जबान पे रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को एनालिसिस कर लिए होंगे और समझ चुके होंगे कि क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन फिर से पढ़ती हूँ मैं, एक बार रिपीट करती हूँ, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या क्या है या कितनी है। तो सिंपल सी बात है, स्पर्शी व्यंजन आप देखिए, आप यहाँ से उठाते हैं, ऑप्शन नंबर घ में 35 दिया है, ऑप्शन नंबर ख में 30 दिया है, क्या 30 है स्पर्शी व्यंजन। ऑप्शन नंबर ग में है आपका 20, ऑप्शन नंबर क में आपका 25 दिया हुआ है। स्पर्शी व्यंजन आपको कई बार बता चुके हैं कि 25 होता है, स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है, जिसमें हम लोग अयोगवा के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। स्पर्शी व्यंजन के साथ साथ हम लोग अंतस्थ व्यंजन को जाने, उस व्यंजन के बारे में भी जाने, तो लगे हाथ हम लोग संयुक्त व्यंजन का भी पूरा विस्तार से वर्णन किए हैं पिछले क्लास में। आपको इतना अवेयर होना चाहिए, इतना एक्टिव होना चाहिए कि ये चीज को हमें बार बार डिटेल नहीं करना पड़े। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि स्पर्शी व्यंजन, क्वेश्चन का मूल जो है यही है आपका, क्वेश्चन का जो मूल है, जो कीवर्ड है जिससे पूरा क्वेश्चन आधारित है, वो यही है, स्पर्शी व्यंजन। यहाँ सिंपल सा भाषा पूछ रहा है क्वेश्चन डील करने का। देखिए कि किताबी आप ज्ञान न लेके आप अपने व्यवहारिक ज्ञान को देखिए यहाँ पे और समझिए। क्वेश्चन का मतलब है कि अरे स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है, पूरा लाइन पढ़ेंगे उससे अच्छा है कि आप माइंड को ये समझा लीजिए कि क्वेश्चन कैसे तोड़ सकते हैं। स्पर्शी व्यंजन ही पूछा है, स्पर्शी व्यंजन हमारा सिंपल सी बात है कि 25 होता है, ऑप्शन नंबर हमारा क सही है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन के साथ आप रूड होइए, रूड होके आप लोग अगर क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ रहे हैं तो आंसर आपका बड़ी सरलता से आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें उलझना नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को समझ में आया, क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, इस 4 ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, क्वेश्चन हमारा यही है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। क्या शब्द को माना जाता है, क्या वर्ण को मान सकते हैं, या फिर अर्थ को मान सकते हैं, या फिर मात्रा को, किसको मान सकते हैं। ठीक है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। अब 4 ऑप्शन है, आप लोग एक बार विश्लेषण करके बताइए। 3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, क्योंकि पिछले क्लास में सब चीजें डिटेल में पढ़ाया गया है, आप लोग इस चीज से रिलेट करके संबंधित आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, आप 3 सेकंड लीजिए और बताइए कि कितना क्या है उसमें आंसर होगा।
आइए देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए होंगे अब तक कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, ऑप्शन में क्या ऑप्शन सही हो सकता है। 4 ऑप्शन में से आप लोगों को इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाना चाहिए और अवेयर हो जाना चाहिए इस चीज़ को लेके कि 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही खारिज कर सकते हैं। बचा आपके पास 2 ऑप्शन, उसमें 50-50 का मामला बनता है। आप तभी हिंदी को अच्छे से पकड़ पाएंगे। हिंदी कोई बहुत आसान भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। बस आप एक बार अच्छे से इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए आंसर देखते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को, वर्ण को, अर्थ को या मात्रा को? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग अपने हिसाब से कमेंट करिए एक बार। 2 सेकंड का टाइम लेके आप लोग कमेंट करिए। आइए बताते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है, वर्ण नहीं हो सकता, मात्रा भी नहीं हो सकता, अर्थ तो कोई मतलब ही नहीं, अर्थ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपका यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर का, जिसमें शब्द है। शब्द है आपका ऐसा जो सार्थक लघुत्तम इकाई है, क्योंकि शब्द अगर सार्थक है तो उसका एक अर्थ निकलेगा। ठीक है, और शब्द जो है तीन भागों में बटा हुआ है शब्द। इन शब्द के एक बार बता दें डिटेल में। और ये छठा क्वेश्चन नंबर जो आपका पूछा गया है यूपी 80 में पूछा गया है। एक बार मैं ये भी बता दूं, इसकी चर्चा कर दूं। ये क्वेश्चन आपका 2000 ये आपका यूपी 80 में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इस चीज का विशेष ध्यान रहे कि ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है, प्रैक्टिस किया जा रहा है, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है 2018 में ये। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 में, क्या पता यूपी पेट में पूछ दे। यूपी का पीईटी एग्जाम जो होता है, अगर यूपी 80 में ये 2018 में पूछा गया है, हो सकता है 2027 में पूछ दे, 2018 में यूपी पेट का एग्जाम हो उसमें पूछ दे, लोअर पीसीएस में भी पूछ सकता है, आयोग ही तो करवा रहा है, समीक्षा अधिकारी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ है जिसका हम बता रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये सब किसी न किसी एग्जाम्स में, वो भी आयोग से संबंधित एग्जाम में खास करके ध्यान रहे कि पूछा गया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। टीजीटी में भी पूछा गया है। ठीक है, ये केवीएस और टीजीटी में भी पूछा गया है। प्रवक्ता की एक परीक्षा होती है, उसमें भी पूछा गया है। ये टीजीटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। शिक्षा विभाग का जो सेकेंड नंबर पे होता है उसमें भी पूछा गया है। ये 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन, देख लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है सब। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा सजा करके पूछ दिया है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर का सही। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? स्वर, व्यंजन, और आपका तीसरा है, बताइए तीसरा क्या है? ये तीनों में आपको संयुक्त वर्ण भी आते हैं। तीसरा वाला क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये है तीनों शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन तीनों से ही मिलकर शब्द बनते हैं। सार्थक इकाई भाषा की, हर जो हम बोलते हैं भाषा भाई, उसकी सार्थक इकाई के बारे में पूछा गया है। नॉर्मल सी चीजें हैं, कुछ जटिलता नहीं है क्वेश्चन में। आप लोग तोड़ के देखिए, अपने व्यवहार में देखिए इस चीज को क्वेश्चन के रूप में नहीं पढ़िए, व्यवहारिक रूप में आप समझने की कोशिश करिए। ऑप्शन अपने आप निकल के आ जाएगा। भाषा जो हम बोलते हैं, भोजपुरी हुई, हिंदी हुई, कन्नड़ हुआ, मराठी हुआ, जो कुछ भी है, जितनी भाषा है, उसकी सार्थक लघुत्तम इकाई आपका शब्द है। शब्द से ही शुरू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है छठे क्वेश्चन का। ये 2018 में यूपी 80 में पूछा गया। हो सकता है, मैं संभावना व्यक्त करती हूँ कि यूपी पेट में पूछ सकता है, आपका टीजीटी में पूछ सकता है। पूछा हुआ क्वेश्चन 2007 में, 2013 में, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर पूछ दे, शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी एग्जाम हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या है क्वेश्चन। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, देखिए यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी, क्वेश्चन लैंग्वेज कैसे बदल रहा है, ये चीज को पकड़िए आप लोग। घुमा फिरा के क्वेश्चन वही है, आंसर वही निकल रहा है, बस क्वेश्चन में कुछ चीजें ऐसा वो टिपिकल पूछ दे रहा है कि उसी से आप लोग भ्रमित हो जाते होंगे, लेकिन भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि पिछले क्लास में मैं पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा बदल सकता है, मतलब वही रहता है, आंसर भी वही रहेगा, आंसर नहीं बदलेगा, क्योंकि पूछ ही रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई।
क्या होता है भाई? शब्द ही होगा, मात्रा होगा, वर्ड होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आप लोग बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है? शब्द, मात्रा हो सकता है, वर्ड हो सकता है, या कोई नहीं, तीनों नहीं। क्या सही है ऑप्शन? आप लोग एक बार देख के बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है और 4 ऑप्शन आपके सामने है। आप लोग फील करिए कि आप लोग एग्जाम बैठ के एग्जाम हॉल में क्वेश्चन हल कर रहे हैं। उस हिसाब से थोड़ा अवेयर होकर क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन की डिमांड क्या है उस हिसाब से। 3 सेकंड का टाइम आपके पास है, आप लोग बताइए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। किताबी भाषा नहीं पढ़िए, आप लोग अपने भाषा में इसको तोड़ के बताइए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी है जो हम बोल रहे हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई कहाँ से शुरू होती है, क्या होता है? आप एक शब्द बोलते हैं, चाहे वो हिंदी का हो या भोजपुरी का हो, वो शब्द कैसे बना हुआ है, उसका सार्थक अर्थ क्या है, उस चीज को जान के आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन हल करिए। तो आइए देखते हैं, क्या मात्रा है भाषा की सबसे छोटी इकाई? क्या मात्रा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मात्रा से क्या मतलब निकलेगा जब तक एक सार्थकता ना निकले। क्या वर्ड है? वर्ड भी तभी नहीं समझ में आएगा जब आपको, वर्ण भी आपको तभी समझ में आएगा जब आपको व्याकरण का आधार पता होगा। और वर्ण बनता कैसे है ये भी चीज पिछली क्लास में बताया गया है। वर्ण भी नहीं होगा, कोई नहीं तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो आइए बचा एक शब्द, ऑप्शन नंबर क सही है। इस प्रश्न का उत्तर क सही है, शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई ही शब्द है, क्योंकि जब आप कोई भाषा बोलने जा रहे हैं, आप क्या शब्द बोल रहे हैं? ठीक है, शब्द आप जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, किस भाषा से संबंधित है, वो चीज शब्द ही आपका डिपेंड करता है, निर्भर है कि आप किस भाषा से हैं। आप देखिए कभी कभी क्या होता है, हम मुंबई जाते हैं तो यूपी वाले बोलते हैं, बिहार वाले बोलते हैं, तो पहचान आ जाती है कि ये यूपी से या बिहार से। वही कहने का मतलब है कि इस चीज को आप व्यवहार में लाके देखिए तो ऑप्शन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यही है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि हम क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण है। भाषा की सब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्या है? मात्रा है नहीं, वर्ण है नहीं, आपका बचा ऑप्शन नंबर का शब्द है। क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, वो भाषा शब्द से ही मिलके भाषा बनता है। ठीक है, हिंदी हो, भोजपुरी हो, आपका मराठी हो, कन्नड़ हो, शब्द पे ही आधारित है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। ठीक है, अब ये रहा आपका 7 क्वेश्चन अभी तक का, जो कि सब एक एग्जाम में पूछा गया है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ये 7 के 7 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया है और ये टीजीटी 2014 में पूछ चुका है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 2014 में टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं और वीडियो 2023 में भी ये क्वेश्चन बना है भाई। वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, ज्यादा दिन नहीं हुआ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 2023 में, बताइए 2023 का वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा। ये 7वें क्वेश्चन का मतलब आप देख लीजिए 2014 में टीजीटी में पूछ चुका है। वीडियो में भी 2023 बहुत करीब अभी है, 2023 में पूछा है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम में पूछ ले, या फिर हालिया में जो एग्जाम होगा हो सकता है यूपी पीसीएस में पूछे, जब वीडियो में पूछ सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कहता है। थे, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर ले हम लोग यहाँ, ताकि क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछे, किसी भी तरह से पूछे, हम लोग को क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वें क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। ये चीज को आप लोग बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, यहाँ तुरंत मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो नहीं शब्द पूछा है इसका विशेष ध्यान रहे, इसका विशेष ध्यान रहे कि नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा तालव्य वर्ण, क्वेश्चन का मूल यही आधार है, इसी पे पूरा आधारित क्वेश्चन है और इसी से आधारित हम लोग को संबंधित ऑप्शन में आंसर ढूंढने हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में क, ऑप्शन नंबर बी में छ, ऑप्शन नंबर सी में है झ, ऑप्शन नंबर डी में है च।
4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन और क्वेश्चन को आप लोग रिलेट करिए और देखिए कि क्या दे रहा है इसमें आंसर। 3 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन और आंसर को देखिए, बताइए, कमेंट करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। आइए मैं बताती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग देख लिए होंगे क्वेश्चन और आंसर भी। आइए मैं बताती हूँ, ये 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन हल करने का, डील करने का आपको तरीका बता चुके हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है क, ऑप्शन नंबर बी में है छ, ऑप्शन नंबर सी में है झ, ऑप्शन नंबर डी में है च। तो कंठ, ताल, मूर्धा ये सब हम पिछली क्लास में बता चुके हैं विस्तार में, आप लोग देख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है, तालव्य वर्ण कौन सा नहीं है? तो क नहीं है, क्योंकि क कंठ से संबंधित है। ठीक है, कंठ, ये कंठ से संबंधित क है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका क्लियर हुआ कि क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन आपका ए सही है, जिसमें ऑप्शन क, ठीक है, ऑप्शन ए का क सही है। और ये पूछा गया है यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, इस चीज का ध्यान रहे। ये सब क्वेश्चन जो भी यहाँ हल करवा जा रहा है वो सब पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस में पूछा है आपका 2022 में। ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अरे 2022 में अगर पूछा है तो क्या पता 2000 ये दिसंबर का जो पीसीएस का एग्जाम होने वाला है उसमें ना पूछ ले, क्या पता पूछ सकता है। संभावनाएं रख के चलना चाहिए क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है 2027 या 26 में भी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, इसी पे पूरा क्वेश्चन आधारित है। इस चीज को आप लोग थोड़ा क्वेश्चन डील करने का जो तरीका है इसको ध्यान दीजिए कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। अब यहाँ स्वर पूछ रहा है और ऑप्शन ए में दिया है 14, ऑप्शन नंबर बी में है 11, ऑप्शन नंबर सी में है 13, ऑप्शन नंबर डी में है 5। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग 2 सेकंड का टाइम, 3 सेकंड का टाइम लीजिए और बताइए। ये आधार है व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का आधार है, ये गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग इस चीज को थोड़ा सिंसियरिटी से लीजिए, क्योंकि बड़ा मेहनत से पिछले क्लास में 3-4 क्लास में बस वर्णमाला के बारे में ही पढ़ाए हैं, बड़े विस्तार से बकायदे विधिवत बताए हैं, उसको देखे हैं आप लोग, पढ़े हैं, उसके बाद भी अगर क्वेश्चन गलत होता है तो ये आपकी गलती है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अवेयर हो जाइए क्वेश्चन को लेके, क्योंकि हिंदी का स्कोर भी बहुत ज्यादा है, खास करके सी सेट में, यूपी पीसीएस के सी सेट में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का। बताइए, तो बताइए, 3 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए दिए हैं। आप लोगों के पास ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों सामने हैं। अब तो आप लोग विश्लेषण करके बताइए कि ऑप्शन कौन सा सही है। स्वर कितने प्रकार के हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्वर कितने प्रकार के हैं। आइए मैं बताती हूँ, ये हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, तो हमारे हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही है। और ये पूछा गया है केवीएस प्रवक्ता के, केवीएस के एग्जाम में एक प्रवक्ता का एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, केवीएस भी अपने आप में बहुत अच्छी जॉब है, शिक्षा विभाग से है, तो उसमें प्रवक्ता के लिए परीक्षाएं कराई जाती है, उसमें पूछा गया है 2014 में पूछा गया है। अगर ये 2014 में पूछा गया तो क्या पता टीजीटी में नहीं पूछ देगा, बिल्कुल पूछ सकता है, टीजीटी में पूछ सकता है, आपका एलटी ग्रेड यूपी पीसीएस करवाता है आयोग, उसमें पूछ सकता है, यूपी पेट में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, टीजीटी पीजीटी में भी पूछ सकता है। ठीक है, जीआरसी प्रवक्ता में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। अगर ये केवीएस में पूछा है क्वेश्चन तो ये पक्का पूछ सकता है, जितने हम नाम लिए हैं उन सब में। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, 11 स्वर होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्वेश्चन की डिमांड है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिह्वा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 3 सेकंड का आपके पास समय है, ऑप्शन भी देख लीजिए लगे हाथ। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन नंबर बी में 3, ऑप्शन नंबर सी में 4, ऑप्शन नंबर डी में 6। ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, दोनों चीजें आपके सामने हैं। आप लोग एक बार देख के क्वेश्चन को एनालिसिस करिए और ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। आइए देखते हैं, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे, ऑप्शन भी देख लिए होंगे, कितनों को तो आंसर भी आ गया होगा कमेंट में। आइए देखते हैं, क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ ही लिए हैं, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन हो गया 4, 2, 3, 4 और 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर
बी सही है कि 3 प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पिछले क्लास में पढ़ाया जा चुका है। 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी 3 प्रकार कौन कौन से हैं। ये जिह्वा के आधार पर पूछा गया है, तो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, बस इतना ही बताऊंगी क्योंकि पिछले क्लास में सारी चीजें बताई गई हैं। देखिए, अग्रभाग, मध्य और पश्च। ठीक है, ये 3 है। जिह्वा के आधार पे 3 प्रकार के अग्र, पश्च और अग्र, मध्य और पश्च, ये 3 प्रकार के आपके स्वर हैं। अब इनके बारे में आप पिछले क्लास में आप लोग देखिएगा कि इनके अंतर्गत कौन कौन सा आता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी का 3 सही है। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आइए एक बार क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि वर्ण के प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार हैं? क्वेश्चन कहने का मतलब देखिए क्या है, क्वेश्चन डील करने का तरीका क्या है कि वर्ण के प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ह्रस्व, स्वर और प्लुत। वर्ण के कितने प्रकार हैं या वर्ण के प्रकार होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्वर, व्यंजन और स्वर और व्यंजन। ऑप्शन नंबर डी में है मूल व संयुक्त वर्ण। मूल वर्ण या संयुक्त वर्ण। क्वेश्चन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। आप ये क्वेश्चन और ऑप्शन को रिलेट करके अपने सिंसियरिटी से आप लोग क्वेश्चन को हल करिए। 3 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, बताइए, क्योंकि विशेष रूप से ये वर्णमाला ही पढ़ाया जा रहा है और हिंदी का जो कि पिछले क्लास में हम पूरा विस्तार से पढ़ा चुके हैं। आप लोग इस चीज को पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाके देखिए, पिछली क्लास में ये सारी चीजें एक एक लाइन बताया गया है पूरे विस्तार से। ठीक है, अभी हमारा प्रैक्टिस चल रहा है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन उठे हुए हैं। संभावना है कि पीसीएस 2 का एग्जाम हुआ, चाहे शिक्षक विभाग का हुआ, चाहे आपका ये आयोग का यूपी 8080 का हुआ, इन सब में पूछने की संभावना है। इसी उद्देश्य को हम लोग लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन को हल करिए। ऑप्शन, क्वेश्चन और ऑप्शन आपके सामने है। आप 3 से 4 सेकेंड का टाइम लीजिए और देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए आप लोग। ये पूछा गया है एमपी प्रोफेशनल में, ये इस चीज का ध्यान रहे। ठीक है, एमपी में एक प्रोफेशनल का एग्जाम होता है। ठीक है, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग बताइए कि क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। अब आप लोग देखिए कि कैसे डील करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो क्वेश्चन सामने रहता है, 4 ऑप्शन भी रहता है, लेकिन हम लोगों का दिमाग काम नहीं करता है कि हम क्वेश्चन को कैसे हल करें। तो पहले तो क्वेश्चन के साथ बेमुरौवत एकदम बहुत रूडली होके तोड़ फोड़ करिए क्वेश्चन को, ऑप्शन अपने आप निकल के आ जाएगा। किताबी लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं हल करना चाहिए कभी भी, उसे अपने भाषा में समझिए कि वो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में वर्ण के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। सिंपल सी भाषा में पूछ रहा है कि वर्ण हमारे, ऑप्शन नंबर बी सही है, वर्ण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण। अब स्वर वर्ण की आपको बता दे रहे हैं कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं। ठीक है, अयोगवाह 2 होते हैं, आपका स्वर जो है 11 होता है और व्यंजन आपका जो होता है स्वर वर्ण, व्यंजन आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, अभी जस्ट इसी के तुरंत पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे आपसे कि स्वर और व्यंजन में कितना क्या होता है, स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, आप लोग देख के बताइए। ये तो 11 हो गया, अयोगवाह 2 हो गया, व्यंजन आपका 33 हो गया। ठीक है, टोटल मिलके 52 होते हैं। आप लोग काउंट करिएगा, एक बार बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन पढ़िए, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए में दिया है वर्ड, बी में दिया है ध्वनि, सी में दिया है अक्षर, डी में दिया है वाक्य। अब यह क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन आपके सामने, आंसर भी आपके सामने है ऑप्शन। आंसर बताइए कि क्या सही हो सकता है। 3 सेकंड में आप लोग बताइए व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। ठीक है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर सी सही है, अक्षर कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम लोग अक्षर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया केवीएस के प्रवक्ता 2014 में। ठीक है, ये भी केवीएस के एग्जाम में, प्रवक्ता के एग्जाम में 2014 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि लगातार क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। ये क्वेश्चन कोई हम नहीं बनाए हैं, ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि वही क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हैं वही बता रहे हैं, जो कि हर एक कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इन प्रश्नों को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर आपको टाइमिंग थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत स्लो चल रहा है तो आप लोग अपना स्पीड बढ़ा लीजिएगा क्वेश्चन हल करते समय, जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी तो। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन आप लोग देखिए, सी सही है। ठीक है, 2014 में वो पूछा गया है, केवीएस के प्रवक्ता के एग्जाम में पूछा गया है। आइए 13 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है। पूरा क्वेश्चन ध्वनियां इसी पे आधारित है, पूरा क्वेश्चन इसी पे आधारित है। ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन नंबर ए में क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए 2 सही है, बी 4 सही है, सी 6 सही है, डी 8 सही है। चारों ऑप्शन में आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, आइए मैं बताती हूँ, आप लोग देख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर ए सही है, 2। हिंदी में ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसमें 2 है, ध्वनियां 2 होती हैं। ठीक है, 2 प्रकार की होती है। और यह क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, ये 2018 में, ये 2018 में यूपी SSSC में पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, और हम ये संभावना बता सकते हैं, संभावित है कि ये संभवतः ये क्वेश्चन आगे एग्जाम में पूछ सकते हैं सब। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है हिंदी पढ़ाने का। हिंदी की क्लास में मैं टॉपिक वाइज जो पढ़ाती हूँ उसका प्रैक्टिस करवाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगी, और सारे क्वेश्चन जो भी यहाँ रहेंगे आपको मिलेंगे वो सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए रहेंगे। ठीक है, आयोग हो, यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपी पेट का हो आपका, और केवीएस से संबंधित हो, और आपका यूपी SSSC से संबंधित हो, लोअर पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी, सब में पूछा गया क्वेश्चन यहाँ मिलेगा आपको। अगर आपको लगे कि यहाँ हम टाइम थोड़ा सा ज्यादा स्लो हो रहा है तो आप लोग अपनी स्पीड बढ़ा के देखिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा आपको, वो भी पूरे क्वेश्चन पूछे गए रहेंगे। ठीक है, मैं बार बार यही कह रही हूँ। पिछली क्लास में हम विस्तार से पूरा पढ़ चुके हैं। विस्तार से पढ़ने के बाद हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे। जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट क्लास में हम पूरा वीडियो में, एक वीडियो में पूरा इसका क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाएंगे, कवर करवाएंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना हिंदी से। खास करके बस हिंदी से कोई क्वेश्चन ना छूटे, इस वजह से मैं एक एक चीज बताई हूँ पिछले क्लास में। और यहाँ पे किसी न किसी क्वेश्चन में मेरा मन ऐसा करता है कि मैं उसको डिटेलिंग फिर से कर दूं, लेकिन वो सही नहीं है। अभी पूरा आपको डिटेल पीछे क्लास में मिलेगा पूरा विस्तार से। फिलहाल आप लोग प्रैक्टिस करिए यहाँ पे, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।